हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड की सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर चुकी है और 1 साल पूरा होने का मतलब है कि लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर किस तरह खरा उतरी। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हम इन्हीं से सीधे जनता के सवाल लेना चाहेंगे। पहला सवाल, पहले तो सर आपको बधाई देना चाहते हैं कि 1 साल सरकार का पूरा हुआ। नहीं, चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सवाल पहला ये कि जो चुनावी वादे हुए थे, शुरुआत इसी से होती है। बेरोजगारी का मसला हो, कि बेरोजगारी भत्ता देने का, रोजगार जनरेट करने का, ये जो दावे थे, प्लस कृषि ऋण माफ करने का, आप बकौल मुख्यमंत्री अपने 1 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, 1 साल का जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल को हमने अकेले नहीं बल्कि आप सब लोगों ने भी देखा है। सबकी अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं और सरकार की जो जिम्मेवारी थी, मुझे लगता है कि इस 1 साल की जो जिम्मेवारी थी, ये जिम्मेवारी पूरे बखूबी से, पूरे मुस्तैदी से, पूरे ईमानदारी से सरकार ने किया। एक बहुत बड़ा चुनौती झारखंड से पिछड़े राज्य के लिए ये समय रहा है और कहा जाए कि जिस वैश्विक महामारी के दौर में सरकार बन के घुसी थी, वो दौर अभी भी जारी है और आपने देखा कि इस संक्रमण में मजदूरों को लाने से लेकर उनको घर में महीनों तक बैठा के खिलाना, इस राज्य में चिकित्सा की उपलब्धता नहीं होने के बावजूद इस बंद के दौरान जब पूरा देश लॉकडाउन में था, उसके बीच में दुनिया के बेहतरीन लेबोरेटरीज़ यहाँ पर स्थापित करना। और आज स्थिति ये है कि इस वैश्विक महामारी की लड़ाई में अगर देश में राज्यों को आंका जाए तो हम दूसरे तीसरे पायदान पर होंगे और टॉप 3 में तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि आ जाने चाहिए। और मोर्टेलिटी रेट हो या फिर रिकवरी रेट हो या टेस्टिंग से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों पर तो आज हम एक सीमित संसाधन में जो हमने प्रबंधन किए, मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने इसको बाखूबी से निभाया। और रही बात चुनावी वादे की बात, ये बात थी, चुनाव हम लोगों ने लड़ा, बहुत सारे वादे हम लोगों ने किए और चूँकि वो वादे पूरे करने के लिए जो हम लोग ने प्रयास करने का जो शुरुआत जो हम लोगों को करनी थी, एक तो वैश्विक महामारी, दूसरे जब सरकार आने के बाद, नई सरकार बनने के बाद जो पुरानी सरकार की कुकृत थी, वो की कुकृत पूरी की पूरी जिम्मेवारी अब हम लोगों के कंधे पर। संसाधनों का घोर अभाव, ट्रेजरी पूरा का पूरा खाली, अगले महीने लोगों को तनख्वाह कैसे मिलेगा ये भी लाले पड़े हुए थे। और इन सब का प्रबंधन करते करते जो चुनाव के वादे थे, उन सब चुनाव के वादों को हम लोगों ने थोड़ा पीछे धकेला और तत्काल समस्या से निजात पाने का हम लोगों ने प्राथमिकता हम लोगों ने तय किया। और अब जब जीवन सामान्य की दिशा में ले जाने का हम लोग का प्रयास जारी है, इस दौरान अब चुनावी जो हमारे वादे थे उन्हें भी हम पूरा कर रहे हैं। अब हर चीज़ों को लागू करने के लिए, हर चीज़ों को धरातल पर उतारने के लिए, हर योजनाओं को चलाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है आर्थिक संसाधनों का। कोई भी काम आप करें तो आर्थिक संसाधन बगैर राज्य आगे नहीं बढ़ सकता।
तो आर्थिक संसाधनों के विषय में हम लोगों ने आते ही बड़े पैमाने पर नए रिफॉर्म्स किए जो 20 सालों में कभी नहीं हुआ। और आज हम अपने संसाधनों को एकत्रित करते हुए उसी के माध्यम से रोजगार सृजन से लेके सामाजिक सुरक्षा तक के कार्य योजनाओं को हम लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं। अब चूँकि आप देखेंगे कि केंद्र की तरफ से जो एक सहयोग की उम्मीद थी, लगभग कमोवेश पूरे देश की एक ही हालत है। आज जीएसटी के पैसे किसी को मिल नहीं रहे हैं और हम लोगों का नहीं बल्कि पूरे देश में सभी राज्यों का अपना अपना तरीके से लोगों ने मांगा। कई बार हम लोग का प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ताएं भी हुई, सभी लोगों ने भी कहा, लेकिन बातें आज भगवान के भरोसे इन लोगों ने छोड़ दिया। अगर इसी तरीके की बातें अगर सरकार करने लगे तो फिर आने वाली जनता तो फिर बहुत दुखदाई झेलेगी। सर, एक और जो सवाल है, जैसा कि आपने मेरे सवाल से पहले एक तरीके से इंडिकेट कर दिया, डीवीसी के बकाये राशि की बात हो या कोल ब्लॉक के आवंटन का जब मामला हो, दो खास ऐसे मुद्दे रहे। सीबीआई को हम अभी छोड़ के चलते हैं तो राज्य और केंद्र के बीच एक टकराव की जो रेखा होती है वो नज़र आई। आप सीधे सीधे केंद्र और राज्य के बीच टकराव वाली स्थिति दिखी। क्या आप मानते हैं कि कोई भी राज्य अगर केंद्र से टकराएगा तो उसका विकास क्या प्रभावित होगा? आपके सामने चुनौतियां बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, अगर टकराव करने होते तो कई तरीके से हम लोग झगड़ा कर सकते थे, लेकिन अभी तक हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अभी तक केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रति जो अपनी जिम्मेवारी है उससे भाग रही है। एक तरफ से जीएसटी के पैसे नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारा जो असंवैधानिक प्रक्रिया भारत सरकार ने अपनाया, जो आरबीआई में हमारा कंसोलिडेटेड खाता होता है, फंड होता है, उससे सीधे तौर पर पैसे काट रहे हैं इधर, और डीवीसी बिजली भी काट रही है। अगर ऐसा होता तो हम भी बहुत कदम उठा सकते थे। ऐसा नहीं है, राज्य सरकार उस स्थिति पे नहीं जाना चाहती है। जब आएगी बात तो हम लोग को लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बातें सहजता के साथ और बातचीत के साथ ही समाधान हो, ज़्यादा बेहतर है। और अब जो स्थिति है कि झारखंड प्रदेश या अन्य छोटे पिछड़े राज्य हर एक रुपया के लिए, हर एक रोटी के टुकड़े के लिए केंद्र सरकार की ओर टकटके लगाए खड़ा रहना पड़ता है। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि ऐसी परिस्थिति जो इस बार हुई, ऐसी परिस्थिति और भी कभी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति पर हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और इसके लिए हमने कई कार्य योजना तैयार किया है, जो आने वाले समय में ऐसे विकट परिस्थिति में राज्य सरकार को डगमगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। एक सवाल सर बनता ये है कि पिछले साल जब आपको मैंडेट मिला और ये तय हो गया कि हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आप उस समय के जेवीएम नेता रहे बाबूलाल मरांडी का आशीर्वाद लेने उनके घर पे गए थे। वो बहुत तस्वीर बड़ी चर्चा में भी आई थी और बड़े उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया था। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार के में वो सिर्फ खामी देख रहे हैं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत टिप्पणी तक की बात अब आ गई सामने? देखिए, इस विषय में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अब बाबूलाल मरांडी जी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक चेहरे राज्य को दिखाए हैं, उससे बहुत लोगों को धोखा हो सकता है और शायद इस दुर्घटना से हम बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। सर, एक सवाल अभी पश्चिम बंगाल को लेकर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि बिसात एक सज रही है, जो हम आम लोगों को नज़र भी आ रहा है। झारखंड के कई जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं। क्या आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल में ताल ठोकने को तैयार है? और अगर है तो दूसरी बात, क्या कांग्रेस के साथ झामुमो उतरने की तैयारी में है या अपने बूते? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा अपने बूते पर ही राजनीति किया है और बंगाल चूँकि हमारा बृहत राज्य का हिस्सा भी रहा है,
उड़ीसा हमारा बृहत राज्य का हिस्सा रहा है, बिहार बृहत राज्य का हिस्सा रहा है, छत्तीसगढ़ बृहत राज्य का हिस्सा रहा है, और इन जगहों पर हम चुनाव लड़ते रहे और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। संगठन की मांग भी है और हर संभव राजनीतिक दल होने के नाते अपना कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना हमारा काम। सर, आपके कैबिनेट में जब से ये सरकार, चूंकि 1 साल पूरा हो गया और ये राजनीति इस पर लगातार होती रही कि एक तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हाजी हुसैन साहब नहीं रहे, टाइगर दादा जिनको हम लोग कहते हैं वो बीमार हैं, आप उनको चेन्नई भेजे, अभी ईश्वर से उनके लिए कामना भी की जा रही है। एक और पद खाली है। ये मंत्रिमंडल में 3 पद की जहाँ तक बात है, ये कब तक भरा जाएगा, कुछ इसके बारे में कहेंगे? निश्चित समय पर इसका भी निर्णय ले लिया जाएगा। हमारे इस विषय पर नज़र है। एक सर, एक तरीके से अंतिम सवाल ही हम लेना चाहेंगे कि सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को आपकी पहल से विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया, लेकिन अब ये चर्चा हो रही है कि इस पे सिर्फ राजनीति हुई है और सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित हो जाने भर से आदिवासियों का कोई हित नहीं होने वाला है। इस तरह की बातें हो रही। अब ये बात कौन कर रहे हैं? जाहिर सी बात है विपक्ष। तो तब सर्वसम्मति कैसे होगी? सबसे बड़ी बात है, अगर विपक्ष इस बात को सवाल खड़ा कर रहा है तो ये सर्वसम्मति कैसे बनी? पहली बात देखिए, विपक्ष को बाल का खाल निकालना बखूबी आता है और लोगों को दिग्भ्रमित करना है। अब चूंकि इनके पाले में इन्होंने तो कभी आदिवासियों के हितों में काम किया नहीं, बल्कि आदिवासियों को ठगने छलने का ही प्रयास हुआ। खाली आदिवासी मतलब आज मैंने कोई ऐसा कोई पहाड़ या कोई ऐसा तीर नहीं मार लिया है जो ये बहुत चर्चा का विषय हो। आखिर आदिवासी जाएंगे कहाँ? आज आदिवासियों के ऊपर उसको विलुप्त करने के पीछे रणनीति क्यों बन रही? हमने एक आवाज़ बुलंद किया, हमने एक आवाज़ बाहर निकाला और आज इस आवाज़ की गूंज देश के लगभग आदिवासी समुदायों के बीच में है। आज ये चर्चा का विषय है और हमारी उद्देश्य यही थी कि आदिवासी समुदाय इस विषय को चर्चा में लाएं और चर्चा में आने के बाद आदिवासियों के हित में जो बेहतर निर्णय होगा उस निर्णय के साथ इस देश के आदिवासी आगे बढ़ें। सर, एक सवाल बनता है, जैसा कि आपने आदिवासियों की बात की, ट्राइबल स्टेट होने के बावजूद यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन सबसे ज़्यादा हड़पी जा रही है और बिचौलिए और दलाल बहुत तेज़ी से हावी हुए हैं। हाल के दिनों में ये खबरें भी लगातार जिस तरीके से आ रही हैं कि सीओ के स्तर पर चीज़ें हो रही हैं, आदिवासी उखड़ रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, इस विषय ये घटना आज की नहीं है, एक दिन में कोई घटना नहीं घटी। ये 20 सालों में जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साम्राज्य स्थापित किया है, इसमें पदाधिकारियों ने कई उल्टे सीधे लोगों को काम कराए हैं। अभी आपको पता होगा, पूर्व डीजीपी साहब ने ज़मीनें खरीदी, वो हमारे सरकार में तो नहीं खरीदी। बिल्कुल, पूर्ववर्ती सरकार पुरानी, मैं अभी 1 साल में तो कुछ नहीं हुआ, पुरानी बात है। और ये बात इसलिए आ रही है आपको क्योंकि सरकार अब कोई घटनाक्रम छुपाती नहीं और उस घटना को पब्लिक डोमेन पर लाना सरकार की भी प्राथमिकता है और उस पर कार्रवाई होना सरकार की भी प्राथमिकता है। तो आज कोई भी चीज़ें आपको दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज ही हो रही है, ये पहले से होती थी। लोग इसको दबा के रखते थे, लोग छुपा के रखते थे। अब सरकार किसी चीज़ को छुपाएगी नहीं, सभी चीज़ें लोगों के समक्ष होगी और कार्रवाई भी। एक अंतिम सवाल सर, किसान, देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, आप उस आंदोलन को समर्थन की घोषणा कई बार कर चुके हैं,
भारत बंद में भी आपने नैतिक समर्थन की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने उस 3 कानून के बिल की कॉपी को विधानसभा में फाड़कर अपना विरोध जताया था। क्या पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते अगर मैं पूछूं तो क्या कोई आप डेलीगेशन ऐसा भेजेंगे किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए? नहीं, बिल्कुल हम लोग उनके इस आंदोलन के साथ हैं और ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उन किसानों की लड़ाई के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और जो भी मोर्चा है, अब किसान बंद की बात है, अब झारखंड में पूरी अच्छी तरीके से बंदी को हम लोगों ने सहयोग दिया और सफलतापूर्वक वो दिन गुजारा गया। तो अपने अपने एंड पर हम लोग इस जंग के सहयोग में खड़े हैं और इस आंदोलन के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब 1 साल मतलब 365 दिन 365 डिग्री में एक तरीके से कहें कि एक चक्र होता है, वो सरकार पूरे कर चुकी है। और ये बात सही है कि लंबा वक्त, मार्च का महीना अगर देखें तो मार्च के एंड से लॉकडाउन शुरू हुआ और अब ये अनलॉक की प्रक्रिया भी एक तरीके से जारी है। जाहिर सी बात है कि सरकार की चुनौती थी कि पहले जान माल की रक्षा करें, लोगों को अनाज और खाना पहुंचाएं। तो ये जो बातें बार बार हो रही हैं कि 1 वर्ष में सरकार ने क्या कुछ किया, इनका जवाब सीधा साधा था। और दूसरा जो रोड मैप है, इसके बारे में भी इन्होंने कहा कि अब जो नया फाइनेंशियल ईयर जब आएगा तो उसके बाद से चीज़ें धीरे धीरे दिखने लगेंगी कि झारखंड सरकार क्या कर सकती है और क्या करना चाहती है। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।